हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। ये रीजनिंग का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो क्वेश्चंस अगर फर्स्ट पार्ट में हमने 70 क्वेश्चन तक कर दिए थे, अब हम देखेंगे 71। इसमें कहा गया ऐसे क्वेश्चंस देखो, जब भी आपको करना है तो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो और थोड़ा सा आप आउटलाइन बना लो, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे मार्क्स देके जाते हैं और बिल्कुल सही होते हैं। देखने में थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। पहले आप इनको देखो। जैसे क्वेश्चन है कि बी एंड ई आर गुड इन केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस, ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस फिजिक्स, ए डी सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथ्स, डी एंड डी आर गुड इन हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। तो ऐसे क्वेश्चन वैसे देखने में काफ़ी आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो बेस्ट है पहले आप ए बी सी डी ई का लिख लो। जैसे हमने लिखा ए बी सी डी, अच्छा रुक जो ऐसे हाँ चलो ऐसे ही लिख लो, कोई बात नहीं, ए बी सी डी ई। अब इनमें से किसको कौन सा पसंद है, वो जैसे जैसे सब्जेक्ट आते रहेंगे वैसे वैसे सब्जेक्ट आप लिख दो। उसको हम अलग कलर से लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बी और ई, ये अच्छे हैं किसमें, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में। तो बी में आपका केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, सी एस हम लिख देते हैं। ई में भी क्या है, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसके बाद ए और बी जो है कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में गुड है, तो बी, ए और बी कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स। बी कंप्यूटर साइंस पहले से है तो दोबारा तो आएगा नहीं, तो फिजिक्स हो गया तीसरा। फिर है ए डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, तो फिजिक्स तो ए में पहले से आ चुका है, तो अब आ गया हिस्ट्री। फिर डी, अगर हम सी की बात करें तो सी किस में गुड है, तो फिजिक्स और हिस्ट्री में, और डी भी फिजिक्स और हिस्ट्री में, ठीक है। अब सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथ्स। अब सी का फिजिक्स तो पहले ही हो चुका है, तो फिजिक्स एंड मैथ्स। डी का, अच्छा इसमें डी नहीं है, ए का फिजिक्स एंड मैथ्स, तो फिजिक्स यहाँ है तो मैथ्स इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर है डी एंड डी आर गुड इन हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, तो डी में हिस्ट्री पहले से आ चुका है, ये हो गया केमिस्ट्री। और ई जो है वो गुड इन हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री पहले से आ चुका है, हिस्ट्री इसमें आ जाएगा। तो ये टोटल बन गए आपके सबके अलग अलग सेट। अब पूछा है आपसे हु इज़ गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो देखो हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स, यहाँ ये हिस्ट्री, फिजिक्स, सी एस और मैथ्स, तो ए है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर है हु इज़ गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड यहाँ मैथ्स, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, तो डी ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर देखो तीसरा इसमें है हु इज़ गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस, तो फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स ओनली, तो ये सी है आपका। ए कंप्यूटर साइंस में भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हु इज़ गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, कौन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और केमिस्ट्री में अच्छा है, तो कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और केमिस्ट्री अगर आप देखो तो ई ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है ई। तो इस तरह के क्वेश्चंस देख रहे हो, थोड़ा सा आप समय लगाओगे तो आपके 4 के 4 बिल्कुल सही होंगे, इसमें गलत होने की कोई आशंका नहीं रहेगी। और क्योंकि आपको पता है आपको हर एक में कम से कम 40% नंबर लाना है, तो 100 में से 40 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सही सही करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ढूंढो जो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। फिर अगला देखिए, अगर ये आपका वैसे तो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको अगर जब भी बेल रिंग करने का हो कि 6 डिफरेंट बेल इन ए टावर हॉल एट द 6 इंटरवल ऑफ, ये इंटरवल्स है कि इतने इतने सेकंड के इंटरवल पे बजते हैं, अगर इस बार 6 बजे बजे तो अगली बार कब बजेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो जो भी आपका ये दिया हुआ है इसका आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ अगर हम देखें 9, 12, 15, 18, 21, 24, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 2520, और 2520 सेकंड के बाद, तो अब अगर 1 बजा है आपका 6 बजे, तो अब 2520 सेकंड का मतलब 42 मिनट होते हैं आपको। कैसे, इसको आप अगर आप 60 से डिवाइड करते हो तो देखो 42 आता है आपका आंसर। तो 42 मिनट बाद तो अगला जो बेल बजेगा वो 6:42 पे, तो 6 बजे पहला बजा था तो अगला 6:42 ये आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बस आपको ध्यान रखना है, एलसीएम लेना है, उसको 60 से डिवाइड, अगर मिनट्स हैं और घंटे में पूछा है तो भी 60 से डिवाइड करना है, और अगर आपका सेकंड्स में है, मिनट्स में करने के लिए आप इसको 60 से डिवाइड कर सकते हो। फिर अब ये क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। ऐसे क्वेश्चंस में देखो सबसे पहले आप देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें बहुत बार यह 15 है तो यह 5 का सेट हो जाएगा, या 4 का सेट, या 3 का सेट आप लेके चलो। तो अब दो तरीके हैं, एक तो आप जो ऑप्शंस है उसको फिल करके देखो, लेकिन सबसे पहले इसमें कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करो। देखो ये जैसे यहाँ पे 2x एक साथ आ रहा है, फिर yz एक साथ आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखो yz एक साथ आ रहा है और yz के बाद x आ रहा है, ठीक है, yz के बाद यहाँ x आ रहा है। तो अब अगर कुछ हम पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो इसका क्या बन सकता है। अगर हम यहाँ देखें इसको, अगर हम डबल x है एक साथ, तो x x y y z, x x y y z और x x y y z, तो ऐसे पैटर्न बनेंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 का पैटर्न, फिर ये 5 का पैटर्न, 1 2 3 4 5 का पैटर्न, और फिर ये 5 का पैटर्न। तो इसमें आप ढूंढो। तो अब अगर 5 5 का, क्योंकि 15 है तो 5 5 के पैटर्न में अगर आप देखो YZ से ख़त्म हो रहा है तो ये YZ है, ठीक है। यहाँ पे आपका X है, फिर उसके बाद बीच में 2 गैप है, यहाँ पे लास्ट में YZ है, अगर आप रखते हो यहाँ YZ है। अब इसमें एंड में अगर आप देखो तो इसको आप कर सकते हो x x y y z, फिर यहाँ पे x रखते हो तो x x y y z, फिर x x y y z। तो ये पैटर्न बन रहा है आपका। तो इसका हो जाएगा, इसमें देखो सबसे पहले आपने क्या फिल किया, x और x फिर y, तो x y देखो x y इसमें है, x y इसमें है, तो इन्हीं दोनों में से होगा कोई। अगला देखो फिर उसके बाद x, यहाँ x से यहाँ y है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब वैसे भी फिल करके देख सकते हो, 2 3 ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अब जैसे अगला है ए बी, फिर उसके बाद डैश ए ए बी बी बी, फिर ए ए बी बी बी, इस तरह से आपको दिख रहा है। तो अब अगर आप ढूंढो पैटर्न, कोई पैटर्न आपको मिल रहा है, देखो बी बी बी, फिर ए ए ए, इसके बीच में एक गैप है, फिर ए ए के और इस बीच में एक गैप है, तो यहाँ 1 बार है, यहाँ फिर 2 बार है। इस तरह के गैप में आप फिल करके देखो। पहले मान लो ये फिल करके देखते हो, ए ए बी बी, फिर ए ए ए, फिर बी बी बी, फिर यहाँ करते हैं तो ए ए ए ए और फिर बी 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 बी। तो इस तरह से होना चाहिए। पहले आपका डबल ए, फिर डबल बी, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फिर 4 बार ए 4 बार बी। तो इसके लिए यहाँ आ जाएगा ए ए, फिर बी बी, फिर ए, फिर उसके बाद ट्रिपल बी है तो फिर बी, ये 4 बार ए, फिर 4 बार बी, तो ए बी ए बी, तो ए बी ए बी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे ही आसानी से कर सकते हो आप क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डॉटर फादर इन सब के रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसान है। सबसे पहले आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे कहा गया है कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए दीपक, अब दीपक को आप अपनी जगह रख लो, ठीक है, कि आप मान लो दीपक हो कि उसका एकमात्र भाई, तो दीपक का भाई मतलब कि उस व्यक्ति को इशारा करते हुए कहता है दीपक कि जो व्यक्ति है उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, ठीक है। तो मेरी बेटी, तो दीपक की बेटी के पिता, दीपक की बेटी का पिता कौन होगा, दीपक खुद, और उसका पिता दीपक का फादर, ठीक है। और उसका एकमात्र भाई, तो जो फादर का भाई है वो क्या होगा,
चाचा होगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन अगर देखो इसको दूसरे तरीके से आप ट्री टाइप बना के भी कर सकते हो, जैसे जैसे हम कहते हैं फैमिली ट्री, उसमें से क्या कर सकते हो। जैसे सबसे पहले कि एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, तो यहाँ आप दीपक को रखो, दीपक के। अच्छा, इसमें हमेशा उल्टा करो। उल्टा क्या है, जैसे पिता का ये, तो अब जैसे इसमें है कि उस व्यक्ति को की ओर इशारा करता है कि मेरी बेटी की, जो दीपक की बेटी है, मान लो दीपक की बेटी इधर है, और दीपक की बेटी के पिता, तो ये दीपक खुद हो गया, इसके पिता, तो इसके पिता इसके फादर हो गए, और इसके भाई ये है, तो ये इसका भाई है। किसका भाई है, कि मेरी बेटी के पिता का भाई, तो ये आपके पिताजी का भाई हो गया, तो इसका मतलब चाचा हो गया। ऐसे आप जनरेशन वाइज भी देख सकते हो। इसका मतलब देखो, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन, 3 जनरेशन में आ रहा है, और ये दीपक से नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन दादा हो नहीं सकता, साला ये उसी जनरेशन में आ जाएगा, तो ये तो पिता या चाचा होगा, पिता है नहीं, तो ऑप्शन चाचा ही होगा। जनरेशन वाइज मतलब जो एक आपकी जनरेशन है, एक आपके फादर की जनरेशन, उसके रेंज में जो भी आएंगे वो उसी जनरेशन में, जैसे आपके फादर, चाचा, मामा, ये सब उसी जनरेशन में आएंगे, बुआ, ये सब उसी जनरेशन में आएंगे। फिर आपकी जनरेशन है, और फिर आपसे कम की जनरेशन, आपके बेटी, भतीजी, ये सब का जनरेशन एक हो जाता है। तो उस तरह से ऑप्शन आप वहाँ से भी ढूंढ सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस की। आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो ज़रूर आपको ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस को। कि अब एक महिला की ओर संकेत करते हुए अभिजीत कहता है कि उसकी पोती मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, कि उसकी पोती मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है, तो अभिजीत का उस महिला से क्या संबंध है। तो अब जैसे इसमें कहा गया है कि उसकी पोती मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है, तो अब पोती है तो पहले जनरेशन वाइज देखो, 2 जनरेशन गैप होगा। मान लो वो महिला और उस महिला का ये जनरेशन, आपका जनरेशन, ये अभिजीत का जनरेशन मान अभी है या नहीं वो हम देख लेते हैं, और एक जनरेशन गैप है, और ये इसकी पोती हो गई, और ये पोती मेरे भाई की, तो अभिषेक के जनरेशन के जो अभिजीत का जो भाई है उसकी पुत्री है, तो ये उसकी पुत्री है, और ये पुत्री की दादी है, तो मतलब ये उसके भाई की माता जी है। तो अगर उसके भाई की माता जी है तो अभिषेक की भी क्या होगी, माता, अभिजीत की भी क्या होगी, माता जी होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। फिर है, अब अमित और सुमित जुड़वा है। ठीक है, अमित और सुमित, ये अब क्वेश्चन इसमें भी इस तरह के आ जाते हैं आपको अरेंज करने वाले। देखो, अमित और सुमित जुड़वा है तो सेम होंगे, ए और एस का जो उम्र है वो बिल्कुल समान होंगी। ठीक है, फिर ऋचा सुमित से छोटी है, तो ऋचा सुमित से छोटी है, तो सुमित से छोटी है ऋचा। ठीक है, फिर और ऋचा ज्योति से छोटी है, तो ऋचा सुमित से भी छोटी है और ज्योति से भी छोटी है, परंतु सौरभ से बड़ी है। तो ऋचा किससे बड़ी है, सौरभ से बड़ी है, तो यहाँ पे आपका सौरभ हो गया। सुमित जो है वो ज्योति से छोटा है, तो सुमित और अमित तो एक साथ है, तो ज्योति यहाँ आ जाएगी। अब सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हो गया ज्योति, तो इसका सही आंसर हो गया ये। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी आपको कहा गया है कि गीता सीता से लंबी है, तो गीता जो है वो सीता से लंबी है, ओके, लेकिन राधा से छोटी है, तो राधा इससे लंबी हो जाएगी। राधा और रानी की ऊंचाई समान है, तो राधा और रानी ये हमने एक साथ कर दिया। गीता पारू से छोटी है, जो गीता है वो पारू से छोटी है, तो पारू यहाँ कहीं आएगी, अभी नहीं पता हमको कहाँ आएगी। तो गीता सीता से लंबी है लेकिन राधा से छोटी है। राधा और रानी की ऊंचाई समान है, गीता पारू से छोटी है, तो इनमें से सबसे कम ऊंचाई किसकी है, तो सबसे कम ऊंचाई जो है किसकी हो जाएगी, सीता की, क्योंकि इसका नहीं पता है कहाँ है, बट ये पता है कि अगर गीता इससे छोटी और गीता से छोटी सीता है तो सबसे छोटी सीता होगी। फिर अब ये देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कि ए बी का भाई है, तो ए और बी भाई है तो एक जनरेशन में आ गए। सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र जो है ये मान लो ये है, ये डी का भाई है, तो इसका भाई जो है वो डी हो गया। अब सी और डी बहनें हैं,
ए और बी भाई हैं और सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ठीक है। बी सी से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा, ये डी और सी जो है वो बहनें हैं और ये दोनों भाई हैं। तो भाई का जो है ये सी पुत्री हो गई, तो भाई की पुत्री, तो बी सी से किस प्रकार है? तो सी का जो बी है वो क्या है? चाचा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाचा। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, टेक्निकली कर लोगे। अब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें 83 से 86 में आपको 4 दिए हुए हैं, उनमें से एक अलग है, वो बताना है। अगर आप देखो 11, 15, 17, 19, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 11 आपका है, ये भी अविभाज्य संख्या है, 17 भी अविभाज्य संख्या है, 19 भी अविभाज्य संख्या है। तो बस एक 15 है जो विभाज्य संख्या है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। फिर अब देखो 84, 441, ये आपका 21 का वर्ग होता है। 343, 625, 279, ये 17 का वर्ग होता है। 625 ये 25 का वर्ग होता है और 343 ये 7 का घन होता है, ये 7 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब ये अलग है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर वही ZWTQSPNL, वही हमने कहा, आप नंबर्स याद रखो। Z का होता है 26 और W अगर आप देखोगे T होता है आपका 20, TU 21, V 22, W 23। तो 26 और 23 3 का गैप है। फिर T होता है आपका 20 और फिर P Q R 18, Q 17, ठीक है। S होता है आपका 19 और P होता है आपका OP 16, ठीक है। फिर N है आपका 14, L होता है 12। तो अपने आप आपको दिख गया कि इसके बीच में 2 का गैप है, बाकी सभी के बीच में 3 का गैप है, तो उत्तर हो जाएगा ये। फिर 86वें क्वेश्चन में कहा गया है डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, इनमें क्या अलग है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे चिकनगुनिया हो, तीनों किससे होते हैं? मच्छर से होते हैं। एनाफ्लीज मच्छर से डेंगू मलेरिया होता है और एडीज मच्छर से डेंगू होता है और चिकनगुनिया भी मच्छर से ही होता है। टाइफाइड जो है वो गंदा पानी पीने से होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड। फिर 87 से 91 में, अच्छा ये आपके इसमें थोड़ा सा आप कह लो घन का भी घन मतलब जो क्यूब्स बनाए गए हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको मैथ्स का इस्तेमाल है, प्रोबेबिलिटी और का इस्तेमाल है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक से आप कर सकते हो, हालांकि वो 10th का टॉपिक है, बट फिर भी अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगा के कर लोगे। क्वेश्चन क्या है कि क्यूब है 4 सेंटीमीटर का, उसको ब्लैक पेंट किया गया है, रेड और ग्रीन ऑन पेयर्स ऑफ अपोजिट फेज। तो अब 2 फेज में आपके रेड होंगे, 2 में ब्लैक होगा, 2 में ब्लैक, 2 में रेड और 2 में ग्रीन, ठीक है। और जब उसको कट कर गया स्मॉल पीसेस ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो कितने ऐसे क्यूब होंगे? अब सबसे पहले तो ये देखो 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, तो कितना होगा? 4 × 4 × 4 64 हो गया। और एक का एरिया होगा आपका 1 × 1 × 1, तो एक का क्यूब होगा आपका 1, तो टोटल कितने बनेंगे? 64 बनेंगे, ठीक है। फिर है ऐसे कितने छोटे क्यूब होंगे जिसके सिर्फ 2 साइड पेंट होंगे? अब 2 साइड पेंट होंगे तो ऐसा अगर थोड़ा सा आप विजुलाइज करो तो 2 साइड किस किस के पेंट होंगे? देखो जो आपके इधर वाले 4 साइड है, ये 4 और ये 4, ठीक है। फिर लेकिन ये कोने वाला तो 3 साइड पेंट होगा, तो इधर हो गया 3, तो इस फेज़ में भी 3 होगा, इस फेज़ में भी 3 होगा, इस फेज़ में भी 3 होगा, ठीक है। और अपोजिट साइड में भी होंगे, तो 3 3 6, 3 9 3 12 और अपोजिट साइड भी सेम 12, तो 24 हो जाएगा। फिर हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स हैव देयर विल बी 3 फेसेस पेंटेड? तो 3 फेस पेंट कौन कौन सा होगा? कोने वाला होगा। तो टोटल क्यूब्स में, एक बड़े क्यूब्स में कोने कितने होंगे? 8, तो 8 ऐसे होंगे जो पेंटेड होंगे तीनों साइड से, ठीक है। अब है ऐसे कितने क्यूब्स है जिनका एक भी साइड पेंट नहीं होगा, जो बीच में आएंगे? तो अगर हम बात करें, देखो इधर से आपका 4 का डिवाइड हो रहा है, तो 4 में से जो ये बीच वाले 2 हैं, इधर 2 इधर 2,
इधर वाले जो बीच के दो हैं, अगर आप एक 3D फिगर विजुलाइज करोगे तो जो बीच वाले होंगे दो दो वो नहीं होंगे, तो टोटल उसमें क्यूब बनेंगे, दो साइड का क्यूब बनाओगे तो टोटल 8 बनेंगे इसके। अगला है हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस पेंटेड। तो वन फेस पेंटेड अगर हम देखें टोटल 6 सरफेस होता है, तो एक सरफेस में देखो इधर 4 है, तो सिर्फ बीच वाले जो ये हैं इस कोने वाले नहीं होंगे, तो टोटल एक फेस 4 है तो 4 × 4 16 सरफेस होते हैं, तो 4 इधर हो गए, ठीक है, और इधर 3 4 3 7, और फिर इधर आपके 7 और 3 10, और ये बीच में बचे 2 12, तो 12 छोड़ के 4 ऐसे होंगे जिसका एक साइड पेंट होगा, और एक सरफेस पे 4 है, तो टोटल 6 सरफेस होते हैं, तो 4 × 6 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है। देखो जो 3 ये क्वेश्चन बार बार आते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये, तो देखो कभी भी एक क्यूब को अगर हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे इसमें कहा गया है आपके टोटल डिवाइड करेंगे 1 सेंटीमीटर के क्यूब में, तो 64 डिवाइड होंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक साइड पेंट कितने पे होगा, तो एक साइड होगा 24 पे, दो साइड पेंट कितने पे है, तो दो साइड है 24 पे, ठीक है, तीनों साइड पेंट कितने पे है, तो तीनों साइड पेंट है आपके 8 पे, और फिर उसके बाद 0 साइड पेंट कितने पे होगा, तो देखो टोटल कितने हैं 64, तो 24 दूना 48, 48 और 8 कितने हैं 8 और 8 16 56, तो 56 में आप कितना ऐड करोगे 8 ऐड करोगे तो 64 हो जाएगा, 0 साइड भी 64। तो ये पैटर्न रहता है, अगर एक क्यूब को अगर आप डिवाइड करोगे तो जो 0 साइड पेंट है अगर तो वो आपके 8 होंगे। अगर 64 सेंटीमीटर के क्यूब को डिवाइड करते हो 3 साइड वाले 8 होंगे, 2 वाले 24 और 1 वाले 24, तो टोटल ये 64 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। फिर अब ये 92 क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है स्क्वायर्स कंटेंट इन द फॉलोइंग फिगर। तो स्क्वायर बताने हैं आपको, तो देखो एक तो ये स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 2, और ये 3, और नीचे 3 6, ये आपको क्लियर है। फिर ये दो साइड जोड़ के देखो, ये हो गया 7, और फिर ये इधर आपका ये हो गया आपका 8, ठीक है। फिर एक ये होगा आपका इधर ये वाला साइड 9, तो टोटल मैक्सिमम 9 है, तो 9। ऐसे क्वेश्चन में बाय चांस अगर नहीं आए, अगर आपको नहीं आए तो मैक्सिमम वाला आंसर होता है अधिकतर, अगर नहीं आए तो वो दे दो, अगर कर पाओ तो वेरी गुड। फिर अब है ट्राइंगल्स कितने हैं, तो इसमें बहुत आसान है। पहले देखो कितने साइड कितने डिवीजन है, 1 2 3 4, इन सब को ऐड कर दो, 4 3 7 2 9 1 10, तो टोटल ट्राइंगल्स हो गए 10। ये इसकी ट्रिक है, आसानी से कर लोगे। फिर ये डॉट वाला, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि कितने डॉट्स हैं, जो हाउ मैनी डॉट्स आर कंटेंट ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग 4 डॉट्स। अब देखो ये दो ही तरीके का होता है, इसमें ध्यान से समझना। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस जिसमें 1 और 6 अपोजिट में होते हैं, 3 और 4 अपोजिट में होते हैं, 2 और 5 अपोजिट में होते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाइस होता है। और जो एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब अगर यहाँ अगर देखो आप तो 5 और 2 ये तो एक साथ आ गए, तो मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको किस तरीके का करना है, सबसे पहले आप देखो कि आपको कोई कॉमन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 5 आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये 5 कॉमन है और 1 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, तो 4 बचा, तो 4 इसके अपोजिट में होगा। फिर भी कैसे करते हैं देखो, 5 अगर ऊपर देखते हो आप 2 5 और 1 इस रेंज इसमें देखो, अब 5 यहाँ आ रहा है, तो 5 को अगर आप यहाँ रखोगे, ठीक है, तो आपको, और यहाँ पे 5 और फिर 2 है आपका, 2 तो यहाँ है ही, तो 2 अच्छा सॉरी 2 नहीं, यहाँ 1 है, तो 5 1 और बचा क्या दूसरा जो है 4, तो 2 के अपोजिट में हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हाउ मैनी डॉट्स आर कंटेंट ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग 4 डॉट्स। 4 डॉट्स के अपोजिट में
2 आंसर आ जाएगा। तो दोनों कॉमन है, बाकी जो है वो अपोजिट में होंगे। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। फिर अगला ये भी आपका क्यूब वाला है, इसमें भी बहुत आसान है। देखो इसमें ये और ये अपोजिट में होते हैं। इस केस में जो आपका 2 और 5 है ये अपोजिट में होता है, ठीक है। फिर जिसको आगे से फोल्ड करोगे, देखो इसको इस तरह से फोल्ड किया, फिर हमने उसको आगे किया, सॉरी, ये 2 और 5 नहीं, इसका देखो अगर हम करेंगे, देखो एक को ऐसे फोल्ड किया, विजुलाइज करो, एक को ऐसे फोल्ड किया आपने, फिर 2, ये सीधा हो गया। जो बेस बनेगा वो बनेगा 3, ठीक है, बेस बनेगा वो 3 के एक साइड में रहेगा आपका 2 और इस साइड में रहेगा 4, तो ये दोनों हो गए अपोजिट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फिर 5 जो है वो 3 के अपोजिट में हो जाता है और 1 जो है वो 6 के अपोजिट में होगा। तो हाँ, तो इस तरह से ऑल्टरनेट वाला होता है, ये इसके और ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अब आपको बताना है, अब इसमें अपोजिट साइड्स एक साथ नहीं आ सकती, ये आप ध्यान रखना। तो ये दोनों अपोजिट होती हैं, ये दोनों अपोजिट होती हैं और ये अपोजिट होते हैं। तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, वही क्यूब पॉसिबल है। तो अब पूछा गया है 3, 6, 1। तो अगर आप देखो 6 और 4 और 3, 3, 6 और 4, इसमें 6 और 1 एक साथ ये नहीं आ सकती, ठीक है। 5 और 3 एक साथ नहीं आ सकती। अब 4, 3 और 1, और यहाँ है 4, 3 और 6। ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द क्यूब फॉर्म इज, अच्छा 3 आपका और 6 ये आपको देखना है, इन दोनों में से एक पॉसिबल है, क्योंकि 3 और 4 तो एक साथ ही आएंगे। तो 3, 4, 1 और 3, 4 और 6 में से आपको बताना है कौन सा बन सकता है। तो बनाओगे तो 3, 4 और उसके बगल में 6 आएगा, तो ये वाला संभव है, एक संभव है। फिर अगला देखो, अगला इसमें कहा गया है कि कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन मार्क को। कुछ ऐसा ऑपरेशन होगा जो ये 108 है, जैसे 4, 8, 4, 8 और 9। तो अगर हम वैसे देखें, हमको दिख रहा है 4 × 4 + 8 12, 12 में 108। तो अगर इधर करते हैं तो कैसा आएगा, 5 चौके 20 और 5 और 4 9, 13 × 9 117। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह के ऑपरेशंस कुछ इसमें भी दिए हुए हैं, जैसे 48, 24, 30, 22, 23, 88, 92, 48 और ये। तो अब तो इसमें आपको पैटर्न ढूंढना है। तो अगर आप एक चीज़ यहाँ देखो, कोई कॉमन पैटर्न अगर आप देखो, तो इसमें आप दिख रहा है आपको ये 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से। तो अब यहाँ अगर देखते हो तो 30 में से 24 गए 6, 6 × 8। फिर 12 में से 23 में से 12 गए, ये बचा 11, 11 × 8। तो अब ये × 8 अगर करें तो 6 आंसर आना चाहिए। तो 92 और 6 का डिफरेंस आंसर होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 86। तो इसका आंसर हो जाएगा 86। अब नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरह के इस क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह का कुछ पैटर्न ढूंढना है, जैसे 16, 13 और 14, 15, 28, 12, 10, 30 और 29, 16, 15, यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ देखो एक पैटर्न हमको मिल रहा है कि इन दोनों को ऐड करो तो 16 और 13 हो जाएगा 29, 29 - 14 = 15। इधर इसी तरीके से 28 + 12 40 - 10 = 30। तो इन दोनों को ऐड करो, 29 और 16 हो जाएगा 45 - 15 = 30। तो आंसर हमारा 30 आ जाएगा। फिर अब देखो फिगर वाले क्वेश्चंस, इसमें कहा गया है कि आपको बताना है ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विच वन इज़ मिसिंग। तो देखो ये मिसिंग में कौन सा आएगा, तो ये ऐसे है, इसका अपॉन में ऐसे है। तो अगर इस तरह का है तो डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, तो इस तरीके का है तो अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो पैटर्न में सेम है, तो ये पैटर्न ऐसा ही बना रहेगा, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। या गोल है तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा, बचा ये दोनों,
ठीक है, ये इधर ये इधर। अब लेकिन इसमें ये सिर्फ क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, तो जो ऊपर है वो एज इट इज़ अगर आप देखो लेफ़्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखो तो ये बिल्कुल इसी की तरह फिगर बन रहा है, तो ये नहीं बनेगा, तो ये वाला फिगर बनेगा। इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड फिगर्स बनती है। इसी तरीके का इसमें देखो तो आपको दे रखा है 3 और 2 5, और इधर ये आपके कितने साइड्स है देखो, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। यहाँ अगर साइड देखो आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 साइड है, अंदर पॉइंट 7 होंगे। देखो 3 2 5 और 2 7, ठीक है। तो यही है, 3 है तो 2 है, ठीक है। 5 6 थे तो अंदर पॉइंट जो है वो 5 है। साइड 8 है तो अंदर पॉइंट जो है वो 7 है। तो ये 6 का 8 हो गया है, तो ये 3 का 5 और पॉइंट 2 का 4, तो 3 का 5 पॉइंट 2 का 4, तो एक आंसर। तो इस तरह से ये रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस थे, काफ़ी क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो और बताना आपको कैसी वीडियो लगे और नेक्स्ट कौन सी वीडियो कल आपको चाहिए। तो कल और परसों अभी रेगुलरली हम 2-3 दिन लगातार MVP से रिलेटेड क्वेश्चंस, एक वीडियो आएगी आपकी साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरी एक वीडियो में हम साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस NCERT के इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। और सैटरडे शाम को एक वीडियो आएगी कि आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, ज़रूर देखना, मस्ट वॉच वीडियो है आपके लिए। इसको आप ध्यान से देख लेना सैटरडे को, और एग्ज़ाम जाने से पहले ज़रूर देख लो। और कोशिश करेंगे हम कि एक लाइव सेशन भी किया जाए, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करते रहो, ऑल द बेस्ट। और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो रीजनिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JB।